Hello everyone. As I promised, I'm live today with Srimad Bhagavatam introductory part. तो ये इंट्रोडक्शन जो है उसमें ये मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले कि हमारे ये कथन जो है बोले हुए जिनका मुंह से मुखारविंद से जो निकला ये भागवत श्रीमद् भागवतम का रचयिता है वेद व्यास जी। तो ये बहुत लोगों ने ये श्रीमद् भागवतम का इंटरप्रिटेशन किए हैं, बोले हैं, उनका जो टीका टिप्पणी है इसके ऊपर और सिंप्लीफाइड करके जो लोगों तक पहुंचाना वो हमारे गुरुदेव कुछ सेशन में किए थे। और उसके बाद उनका जो उनसे सुन करके इसमें से एक बुक हमारे राजीमा रतन, लार्ज लक्ष्मी रतन, मेरी माँ मुँह बोला माँ हुआ होते थे वो मेरे। तो ये कैसे पहले हिंदी में हुआ, इंग्लिश में, हिंदी में, फिर उसके बाद में ये लोकल लैंग्वेजेस में यानी कि बंगाली और सारे लैंग्वेज में हुआ। तो बंगाली का जो बांग्ला में श्रीमद् भागवतम जो बुक आया वो कैसे आया, क्या हुआ उसका कुछ मैं लिखी थी अपना पोस्ट पे। सॉरी आज मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि यूजुअली मैं स्कूल से आते आते लाइव करती हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं कुछ देर पहले, आज कुछ पूजा वगैरह था, घर में भी था, स्कूल में भी था, तो कुछ देर पहले मैं पहुंची। उसके बाद में एकाएक के बाद एक दो कॉन कॉल्स चले हमारे एकेडमिक हेड्स के साथ। अभी इस न्यू सेशन स्टार्ट करने का टाइम है, तो ये सब लेके थोड़ा बिजी हो गई। तो आज मैं आपको ये जो भागवतम है, मैं एक बार कवर आपको दिखा दूँ। ये देखिए श्रीमद् भागवतम। तो इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि जो श्री श्री रविशंकर जी के उपदेश से इंस्पायर्ड होके राजीमा रतन द्वारा ये कथित है। तो उन्होंने गुरुजी के पास, ये बहुत सारे लोग सुनते हैं गुरुजी श्रीमद् भागवतम, फिर भागवत गीता, ये सब पढ़ाते हैं, बोलते हैं। तो राजीमा रतन ने भी सुनी थी। और आज जो मैं स्टोरी आपको बताने चाहूँगी, ये जो बुक है, ये बुक का क्रेडिट जैसे राजीमा रतन को जाता है, उसके साथ साथ ये बुक के क्रेडिट नीलांजना बोल के एक लड़की थी मुंबई के, वो राइटर भी है, बहुत सारे स्टोरीज़ वगैरह, वो बेसिकली वो चाइल्ड स्टोरीज़ है, बुक, स्टोरी बुक वो लिखी हुई है। तो वो नीलांजना इसको ट्रांसलेट की थी, राजीमा के जो बुक थी श्रीमद् भागवतम को, वो ट्रांसलेट किया है बंगाली में। तो जब हम लोग एक बुक का बात, किताब का बात सुनते हैं ना, वो कैसे उभर के आया, वो उसका कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम वेद व्यास ने कैसे लिखा, ये जानना ज़रूरी है। वैसा ये किताब जो है मेरे हाथ में पकड़ा हुआ, बंगाली श्रीमद् भागवतम, इसका भी एक हिस्ट्री है, तो आप लोगों को उसको जानना चाहिए। तो मैं ये इससे बोलने के पहले ये मैं पढ़ के भी सुनाऊंगी, थोड़ा सा कुछ सेशन आएगा, 7-8 सेशन में ये ख़त्म होगा। तो ये 7-8 सेशन के पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आपको वो स्टोरी बताना चाहती हूँ। माँ के मन में बहुत इच्छा था कि ये जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम है, ये बंगाली में ट्रांसलेट हो। और नीलांजना माँ को बोली थी कि हम ट्रांसलेट करने के लिए माँ रेडी है। और लेकिन वो कॉन्फिडेंस उतना उनमें नेचुरली नहीं आ पा रहा था। तो एक बार राजीमा कोलकाता में आई। राजलक्ष्मी रतन के बारे में ये मैं कहना चाहूँगी, वो अमेरिका में थी, ठीक है, उनके बेटी के पास, दामाद के पास वो गई थी। तो उस समय में उनके साथ मेरा फेसबुक में परिचय हुआ। मैं ये नाम देख के खाली राजलक्ष्मी,
ये लक्ष्मी का ही डिफरेंट नेम्स है, राजलक्ष्मी हो चाहे विजय लक्ष्मी हो चाहे जो हो, अष्टलक्ष्मी का नाम है। हाँ, महालक्ष्मी होता है, धनलक्ष्मी होता है, धान्य लक्ष्मी होता है, धैर्य लक्ष्मी होता है, संतान लक्ष्मी होता है, सौभाग्य लक्ष्मी होता है, विजय लक्ष्मी होता है, राजलक्ष्मी होता है। ये सब डिफरेंट नेम्स है अष्टलक्ष्मी का। तो मेरा नेम जैसे विजय लक्ष्मी है, उनका नाम राजीमा का, राजीमा बोलते थे सब प्यार से उनको, लेकिन उनका नाम था राजलक्ष्मी रतन। तो राजलक्ष्मी नाम सुन के या पढ़ के फेसबुक में एक अट्रैक्शन आया अंदर से बहुत कि उनसे मैं परिचय करूं। तो फेसबुक में मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा था और वो तुरंत उसको एक्सेप्ट तो नहीं की थी, जस्ट उन्होंने मुझे लिखा था कि योर नेम हैज़ अट्रैक्टेड मी, कि ये हमारा एक अष्टलक्ष्मी का नाम है। तो मैंने सुन करके ही मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ मेरा कनेक्शन बना एक, कि मैं जैसे उनका नाम सुन के उनके पास दौड़ के गई थी, नेचुरली उन्होंने भी मेरा नाम उनको अट्रैक्ट करके मेरे तक ले आया। तो मैं धीरे धीरे क्लोजनेस हुआ। फेसबुक में हम कुछ सवाल पूछते थे स्पिरिचुअल, कुछ डायलेमाज आती थी, कुछ क्वेश्चन आता था मन में, मैं उनको माँ जैसी मानती थी, मैं उनको पूछती थी। तो धीरे धीरे जब क्लोजनेस डेवलप हुआ, उनके करीब में गई, मन के करीब, तो उनको मैंने एक दिन कहा कि माँ आपसे मिलने का बहुत इच्छा होता है, पता नहीं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि आप तो यूएसए में हो, मैं तो इंडिया में हूँ। तो मैं तब उनको अच्छे से पहचानती नहीं थी। मेरा आइडिया था कि वो परमानेंटली यूएसए रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के हैं। तो मैं बोली कि कभी अब से मिल भी पाऊंगी या नहीं मुझे पता नहीं है। और जो चीज़ उनका प्रोफाइल पिक्चर में एक कुरुक्षेत्र का पिक्चर दिया हुआ था, उसमें जो फेमस होता है ना रथ, उसके सामने श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे वैसा, और उसके सामने राजीमा रतन खड़ी हुई है, ऐसा एक पिक्चर उनका प्रोफाइल में था, जो पिक्चर भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उनके तरफ। हाँ, तो मैंने जब उनको पूछा कि कब मिलेंगे पता नहीं, तो उन्होंने बोले क्यों नहीं, तुम्हारे मन में अगर इच्छा है हमसे मिलने की, ज़रूर हम लोग मिलेंगे। और ये गॉड्स और गुरु का ग्रेस है, कम से कम हम लोग 5-6 बार राजीमा से मेरी मिलने हुई, एक बार भी हमको नहीं जाना पड़ा। वो कोलकाता में आई थी डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ मैं बोली, उसका 1 साल के अंदर मेरे पास उनका मैसेज आया कि मैं तुम्हारे बंगाल में आ रही हूँ और सोमा के घर में मैं रुक रही हूँ। सोमा मतलब कल्याणी के एक टीचर है, सोमा दत्ता, शी इज़ एन इंटरनेशनल टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग और बहुत अच्छी काम करती है। कल्चरल सेक्रेटरी भी थी वो नॉर्थ कोरिया की बहुत दिन। उनके हस्बैंड IAFS है। और तो सोमा मेरी अच्छी दोस्त थी फेसबुक में। मैंने ना कभी राजीमा से मिली थी उसके पहले, ना कभी सोमा से, लेकिन एक फैमिली बॉन्डिंग होता है ना आर्ट ऑफ लिविंग, हमारे बिगर फैमिली, तो सोमा को मैं जानती थी अच्छे से, बहुत बार बात होता था। तो मैंने सोमा को फ़ोन करके मैंने बोला कि राजीमा ने ऐसे मैसेज में मुझे लिखा कि तुम्हारे घर में आ रही है। तो वो बोली हाँ हाँ, हमारे घर में एक गीता का, भागवत गीता का सेशन मैं ऑर्गेनाइज कराने जा रही हूँ, और उसमें राजीमा को मैंने रिक्वेस्ट किया था वो भागवत गीता का जो सेशन है वो लोगों को दे। तो माँ ने एग्री किया है और वो आएंगे। अभी एक्चुअली उनका जो बड़ा बेटा है शंकर, वो रहते हैं चेन्नई में, और राजीमा का घर भी है दिल्ली में। आपको नहीं मालूम? तो मैंने बोला नहीं मालूम। तो एनीवे मुझे तब पता चला कि राजीमा इंडियन रेसिडेंट है और उनका दिल्ली में, गुड़गांव में उनका घर भी है। तो खैर राजीमा आई, सोमा के घर में मैं गई। 3 दिन मैं घर में नहीं थी, सोमा के घर में मैं रुकी, क्योंकि कल्याणी से रोज़ रोज़ आना जाना पॉसिबल नहीं था। तो सोमा के घर में मैं रुक गई और 2 माह से मैं एक साथ में मिली, सोमा की माँ और राजीमा। राजीमा जब मुझे देखी, मैं गई, उनका पैर छू के प्रणाम किया और उन्होंने मुझे हग किया। आपको एक दिन मैं एक फेसबुक पोस्ट में लिखी थी, हर 1 हग इज़ अ होल भागवतम। तो उनमें इतना लव था सबको, बेटी और बेटा लोगों से शायद वो बेटियों को ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब स्पिरिचुअल
डॉटर्स को। हाँ, तो मुझे गले लगाया, और एक बार के लिए, एक पल के लिए भी नहीं लगा कि हम पहले बार उनसे मिल रहे हैं। ये शायद आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है, कोई ना कोई लोगों को मिल करके आपको नहीं लगता कि बहुत जन्म से हम इनको जानते हैं। वैसा ही राजीमा हमारी माँ बुलाते तो थे, लेकिन एकदम जैसे अपनी माँ जैसा। ठीक है, तो सोमा के घर में हम लोग मिले थे। 3 दिन का भागवत गीता का कोर्स हुआ। मैंने उनके पास बैठ करके क्लासेस किया, और उसके साथ साथ मैं और एक माँ का भी कहना चाहूँगी। सोमा की जो माँ है, इतने ममता उनमें भी भरा हुआ था, बहुत प्यारी थी, और बहुत सबको अपना करके चलने वाली। ऊपर से बहुत तेज़ उनमें झलकता था, बहुत टफ लेडी, लेकिन अंदर में दोनों लेडी ही बहुत सॉफ्ट थी। ठीक है, ये पहला बार मैं मिली राजलक्ष्मी रतन से, और मैं उनके लिए एक साड़ी लेके गई थी। बहुत प्यारा लगा उनको वो साड़ी। कैलकाटा बंगाल स्पेशल था वो, बंगाल लूम का बना हुआ वो साड़ी, और मैंने माँ को दिया। तो वो बहुत खुश हुई। हाँ, तो फिर हमको बोली कि एक दिन तुम अपने हाथ से मुझे कुछ बना करके खिलाओ। तो सोमा के घर में मैं उनके लिए, अभी तक याद है, स्टफ्ड परवल और रोटी, मैं अपने हाथ से घी लगा हुआ रोटी और स्टफ्ड परवल उनको बना करके दिया था। उन्होंने वो परवल खा के उनको इतना अच्छा लगा, वो बोली हम यूजुअली 1 या 2 मैक्सिमम रोटी लेते हैं, लेकिन हम और 1 रोटी भी लेंगे, और वो तुम्हारे परवल, वो क्या नाम है, वो भी मैं 1 लूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा हाथ का बना हुआ खाना उनको, मेरी माँ को अच्छा लगा है। हाँ, तो मैं फिर ऊपर आई, रोटी और एक लेके मैंने उनको परोसी, 1 पीस परवल भी दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत सारे आइटम्स और बना था। तो ऐसे धीरे धीरे प्यार ग्रो करता गया। तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम कोलकाता आती थी, पहले से मुझे फ़ोन करके बताती थी कि मैं आ रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम उनके साथ मेरा मिलना हुआ कोयला विहार में, बागुईहाटी में। वो एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस देने आ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कोयला विहार आ जाओ। तो मेरा तो लड़ने का आदत है, वहाँ पे 1-2 लोग हैं जिसको मैं अभी पसंद करती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ आता जाता नहीं है। हाँ, पसंद या नापसंद का। तो उस समय में 1-2 लोग हैं जिनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसीलिए मैं बोली थी उनको कि मैं वो सेंटर में कभी नहीं जाऊँगी। हम आपसे ऐसे ही एयरपोर्ट में मिल लेंगे, लेकिन वो सेंटर में। उनको मैं बहुत सारे बातें शेयर करती थी मन का। मेरा पुराना फेसबुक पोस्ट में भी है कि माँ के पास कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं रह सकता। तुम किसी को माँ बोलो, उसके पास तुम्हारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, वो एकदम पढ़ सकती है तुमको। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि सुनो, ये जगह जो है ना, किसी के, ठीक ऐसे लैंग्वेज में, किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है, ये तुम्हारे गुरु जी का जगह है। उतना अधिकार के साथ तुम आओगे कि ये तुम्हारे गुरु का जगह है, मेरे गुरु का, और हम वहाँ अपने कदम रख रहे हैं अधिकार से, हक से। तो कौन तुमको पसंद है, नहीं पसंद है, कौन तुमको पसंद करता है, नहीं करता है, इससे तुमको कुछ नहीं आना जाना चाहिए। तो मैं चली गई। वो जिस दिन आए, उनका कोर्सेस ख़त्म हुआ, और उसके बाद में मैं स्कूल से डायरेक्टली वहाँ गई कोयला विहार में। मैं उनसे मिली, लेकिन जब मैं एंटर कर रही थी, वो कोयला विहार सेंटर से बाहर की तरफ आ रहे थे। ठीक है, तो आ रहे थे, तो उनको वो जो रेड कलर का जो मेरा साड़ी दिया हुआ था, वो वही साड़ी पहने थे उस दिन। मैं इतना, मुझे देख के ना अच्छा लगा कि लास्ट टाइम मैंने ये साड़ी माँ को दिया, आज वो पहनी हुई है, इतनी सुंदर लग रही थी। वीआईपी रोड के साइड जैसे उजाला हो गया वो, जैसे आके खड़ी हुई बाहर। तो मैं दौड़ के माँ के पास गई, तो माँ ने मुझे हक किया और बोला चलो चलो, मैं अभी कोर्स तो ख़त्म हो गया, लेट से तुम आई हो, तुम तो गई नहीं सेंटर के अंदर, चलो मैं एक घर में रुकी हुई हूँ, और वहाँ से मैं फिर कल कोर्स अटेंड दे के फिर मैं लौट जाऊँगी, तो वहाँ चलो। तो अभी मुझे याद नहीं है जिनके घर में हम गए थे। तो शंपा के हस्बैंड संदीप, उसको भी मैं उस घर में ही देखा था।
तो वो उड़ीसा से बेस थे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर वो वर्क करते हैं और सेक्टर 3 में शायद उनका फ्लैट था। तो वहाँ पे मैं गई राजिमा के साथ और पूरा दोपहर मैंने राजिमा के साथ बिताया। और मैं माँ को हमेशा उनको मैं बोलती थी, मतलब उनका पैर मैं बैठ करके उनके पैर के पास, पैर में बहुत दुखता था उनको, 70 के आसपास में उनका एज था। तो मैं उनका पैर थोड़ा दबा देती थी जब भी उनके पास बैठती थी, कदमों के पास। तो मैं पैर दबाने लगी। तो बोले क्या कर रहे हो आजकल, ये वो। तो मैंने बोला माँ एक बुक लिखा है, तो वो निकला है नेक्स्ट मंथ में उसका जो लॉन्चिंग होगा वो ऐसे। तो क्या बुक है, मुझे बंगाली में लिखे हो तो मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर हम बोले नहीं, नेट में मैं सेव करके रखी हूँ वो सारे वर्क, और वो नेट में इंग्लिश में भी है ट्रांसलेशन उसका, सब आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक गाना लिखा था कृष्ण के लिए, जो मैंने उनको सुनाया और वो सुन करके बोलते हैं बहुत अच्छा गाना लिखे भी हो और सुनने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब 3-4 घंटा जो है एक लगातार मैं उनके साथ अकेले रूम में थी और बातें कर रही थी अपने माँ के साथ। वो मेरे लिए एक अनोखी एक्सपीरियंस है। मतलब वो सब कुछ बोलने से पहले समझ जा रही थी, ऐसे मुझे लग रहा था। खैर वो बोली मुझे कि मैं तुम्हारे लिए इस बार एक गिफ्ट लेके आई हूँ, लेकिन लास्ट टाइम तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, इस बार तुम्हारे लिए भी है। तुम मेरा पैर दबा देती हो ना हर समय जब आते हैं, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हम एक पैर का एक अलंकार लाए हुए हैं, जिसका बंगाली में हम लोग नुपुर बोलते हैं, ठीक है। तो खैर बाद में सभी लोग आ गए शाम को, और बहुत सारे लोग थे, उनके साथ माँ बिज़ी हो गई, थोड़ा सा बातचीत करने लगी। तो मैं बीच में माँ को बोल के कि मैं आज जा रही हूँ, फिर मैं कल आऊँगी, ऐसे बोल के मैं चली आई। स्कूल के काम में बिज़ी हो गई, नेक्स्ट डे मुझे माँ से मिलना नहीं हुआ। तो वो जाते जाते फिर मुझे फ़ोन पे मैसेज भी किया था कि तुम्हारा गिफ्ट तो मेरे पास ही रह गया, दे नहीं पाई मैं बोली कोई बात नहीं माँ, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब मैं ले लूँगी, ऐसे मैंने हंस के उनको कहा था। तो वो गिफ्ट क्या आर्टिकल, कुछ ऑर्नामेंट्स, यही इतना ही गिफ्ट होता है क्या? नहीं होता। वो जो गिफ्ट मुझे देके गई, मुझे मालूम है वो कितना क्या गिफ्ट है वो। नॉलेज से बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। तो थर्ड टाइम फिर वो आई, एक बार वो साउथ कलकत्ता में उनका एक डिस्कोर्स था, तो उसमें भी मैं गई। तब मैं थोड़ा देर उनसे 10 मिनट मिल कर के चली आई। तो फिर जब बात होने लगा एक दिन उनसे, तो वो बोली कि मैं श्री श्री एकेडमी में नेक्स्ट टाइम मैं कलकत्ता में आऊँगी दिसंबर में, और श्री श्री एकेडमी में मेरा श्रीमद् भागवतम, भागवत अष्टवक्र गीता और भागवत गीता इसका कोर्स है। तो मैं वो बोलूँगी, लेकिन उसके पहले मैंने ज्योति वगड़िया वगैरह ये सब थे, तो मैंने उन लोगों को बोला है वो कोर्स के पहले 1-2 दिन आके उसको पढ़ना, मतलब रीडिंग सेशन थोड़ा पढ़ के आइडिया उसका रखना, फिर मैं आके कोर्स दूँगी। तो तुम्हारा एक सेशन मैं रखना चाहती हूँ, उसमें तुम जाके कुछ, मैं चाहती हूँ तुम कुछ बोलो। तो मैं बोली माँ मैं तो कौन ऑर्गेनाइज़र है, कौन इसको ऑर्गेनाइज़ करे, मैं कुछ नहीं जानती। तो बोले नहीं आप बात कर लो उन लोगों से, ठीक है मैं ऑर्गेनाइजर्स को बोल दूँगी, आप इतना टाइम में, कौन सा टाइम में आप फ्री हो मुझे बताओ, मैं वो दिन दे दूँगी उन लोगों को, तुम जाके बोल देना। तो मैं बोली ठीक है, मेरा तो अष्टवक्र गीता का भी है जीस्ट बंगाली में मेरा बुक में, तो उसी में से मैं कुछ बोल दूँगी। तो बोले ठीक है। तो मैं श्री श्री एकेडमी में गई, मैं एक छोटा सा समय 10 मिनट या 20 मिनट होगा, ये बोल के मैं कुछ जीस्ट अष्टवक्र गीता वगैरह का बोल के मैं आई।
तो इतना ओवरवेल्म थे लोग आके, मुझे बहुत सारे लोग गले लगा लिए हॉल के बाहर से मैं जब निकल रही थी। तो इतना अच्छा लगा, बोला बहुत लोगों का सुना है लेकिन हमें आज बहुत खास लगा, बहुत अच्छा लगा। तो रात में माँ फ़ोन की कि कैसे गया सेशन। मैं बोली माँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो कितने लोग आए हुए थे सुनने के लिए? हम बोले करीब आज 55-60 के आसपास में, ज़्यादातर तो टीचर ही थे। तो सभी लोगों ने अटेंड किया और वो लोग पढ़ भी रहे हैं बुक से। ये सेशन स्टार्ट है तो आपको मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बेसिक नॉलेज क्या है वो लोग पढ़ के रखा हुआ है ऐसे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं आऊँगी तो इस बार आओगे ना? तो हम बोले ज़रूर माँ, आपसे मिलने तो ज़रूर आएंगे। तो हमको बोली कि एक बुक, तुम्हारा किताब क्या लिखे हो, कौन सा किताब से पढ़े हो, उसको तुम लेके ज़रूर आना। हम बोले ठीक है माँ, एक कॉपी आपके लिए रखा ही हुआ है, हम ज़रूर लेके आएंगे। तो एक फ़ोटो है राजिमा के साथ मेरा, उन्होंने ही बुला करके किसी को मोबाइल से फ़ोटो लेने के लिए बोला, मैं जब वो उनको बुक दे रही थी। और वो किताब में गुरुजी का कदम था। वो किताब का एक अनूठापन था, उसमें कहीं भी श्री श्री रविशंकर या गुरुदेव का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कभी कभी ना बहुत मेरे में ईगो है भाई। तो खैर वो होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी अभिमान होता है। तो ये कुछ कारण था जिसके लिए मैंने नाम मेंशन नहीं किया था, सिर्फ उनका चरण का मैंने फ़ोटो दिया था, ठीक है। तो वो पहला पेज में था गुरु का। वो तो गुरु का चरण पहचानना नहीं होता है, वो अपने आप देखो तो कोई भी चरण हो, वो तुम्हारे गुरु का चरण का फ़ोटो हो तो तुम पहचान लोगे। हाँ, उनका मुंह से ज़्यादा उनका चरण तुमको पहचानने में आएगा, तभी समझ लो कि वो तुम उसको गुरु माने हो। तो उन्होंने अपना ललाट में लगाया उसको। और नेक्स्ट पेज में मेरा मंत्र दीक्षा गुरु, मेरा ताऊ जी का फ़ोटो था। उनको वो पूछी कि ये कौन है, मैंने बोली मेरा ताऊ जी है। तो उनको भी वो प्रणाम किए और बुक को अपने पास वो किताब रख लिए। तो मैं बोली माँ अभी तो मैं जाऊँगी। तो बोले सुनो सुनो, जाने के पहले तुमको मैं एक काम दूंगी लेकिन तुम ना नहीं कर सकते। हम तो थोड़ा सा झिझक गए कि क्या काम देने वाली है मुझे, लेकिन माँ है तो कुछ भी बोलेगी मुझे सुनना ही है। तो मैंने बोला हाँ मैं माँ बोलिए। तो बोलते हैं कि तुमको तो ये सब में तुम्हारा नॉलेज है। तो एक बंगाली लड़की है नीलांजना करके, वो मुझे बोली है कि मेरा श्रीमद् भागवतम जो है वो बंगाली में ट्रांसलेट करना चाहती है। तो मैंने भी उसको बोला कि ठीक है, हम भी चाहते थे रीजनल लैंग्वेज में ये निकले। तो वो लिख रही है, लेकिन तुमको इसको पढ़ के जो फाइनल एडिटिंग है, जहाँ जहाँ जो जो लगेगा वो तुम करेक्शन करना और वो एडिट करना उसको, फिर तुम फाइनली अप्रूव करोगे एक एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर, तब हम जाके उसको छापेंगे। तो मैं बोली अरे वाह, श्रीमद् भागवतम में इतना चैप्टर्स है, मैंने अपने घर में देखा इतना मोटा मोटा बुक, और वो मैं कैसे, वो तो पूरा मैं कवर भी नहीं की हूँ, मैं पढ़ी भी नहीं हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, तुम कर पाओगे, हम जानते हैं तुम करोगे। और मैं उसको बोलूँगी वो तुमको मेल पे या कोरियर करके हर चैप्टर जब लिखेंगी तुमको भेज दिया करेंगी, और तुम फाइनली उसको करेक्ट वगैरह करके एडिट करके तुम मुझे देना, उसको बैक करना कि ठीक है। तो ये काम मैं करती गई। नीलांजना फिर मेल पे खुद वो बोली, मेरी जो सेक्रेटरी जैसी है प्रियंका कुमार, तो वो बोली कि प्रियंका को मैं बोल देती हूँ, वो तुम दोनों में मैंने मेल पे लिंक कर देंगी और मैं भी रहूँगी वो मेल में, और मेल पे काम होता है। फिर कुछ दिन गया, जो मेल में एक के बाद एक चैप्टर्स आ रहे थे उसको डाउनलोड करके मैं पढ़ रही थी, उसको नेसेसरी एडिटिंग। तो यहाँ बात आती है उस नीलांजना की। मैं पूरा श्रेय
उनको देना चाहूँगी, क्योंकि ट्रांसलेट करना किसी का बुक को कोई भी लैंग्वेज से कोई लैंग्वेज में तुम व्हाट टू व्हाट ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन जो उसका जो भावार्थ होता है ना, उसको जब तुम दूसरा लैंग्वेज में उसको देना चाहोगे तो वो बहुत आसान काम नहीं रहता, ठीक है। लेकिन उसने किया, बहुत अच्छे से किया। और मुझे जो चीज़ बहुत अच्छा लगा वो इस बुक का साइड में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये जगह में बोल देती हूँ, তুমি আছো विश्वनाथ অসীম रहस्य माझे, तुम हो विश्व के देव, असीम सीमाहीन रहस्य के अंदर तुमको पहचान तुम्हारा हो सकता है। तो ये टैगोर का लिखा हुआ एक लाइन, তুমি আছো विश्वनाथ असीम रहस्य माझे। मैं एक उसका जस्ट एक सेंटेंस वो जो चॉइस किया था इस बुक के लिए, वो पढ़ के मैं समझ गई थी कि इसका क्या क्वालिटी हो सकता है ट्रांसलेशन का। क्योंकि जो लड़की में इतना कहाँ क्या कोट करना चाहिए, आप लोग एक बात जानते हो, श्रीमद् भागवतम ये लेकिन पुराण या ईश्वर का जो रूप होता है ना, वो कल्पना होती है। मनुष्य का कल्पना से ईश्वर आए हैं। ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ कोई पर्टिकुलर हम लोग जैसा कोई ह्यूमन जैसा या सुपर ह्यूमन जैसा कोई ऊपर में बैठे हुए नहीं है। ये हमारे मन का स्थिति के अनुसार अनुरूप हम लोग कल्पना करके एक एक आकार देते हैं, वही ईश्वर का रूप है। तो यहाँ पर एक जो रहस्य है, रहस्य को अपने मन में देखना चाहिए। ये जो कुछ लोगों के पास ये मिथ है। माँ ने बोलते बोलते कहा कि मान लो मेरे घर में, मैं एक बार यहाँ घुमा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आज का पूजा का फोटोज़ है और इसके नीचे देखो एक शॉल रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने बैठाया। तो ये जो एक एक कपड़ा होता है ना पूजा के स्थल में रखा हुआ वस्त्र, वो मान लो कि किसी का दादी ने छोटे जब थे वो, तो एक कपड़ा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किए थे। तो वो जाते समय उनके जब मृत्यु हुई, वो अपने बेटी को वो दे गए, उनका स्मृति है वो। फिर वो बहुत जतन से उसको रखी, नेक्स्ट जनरेशन को वो जाते जाते वो कपड़ा दे गई। ऐसे 6-7 जनरेशन्स जब चला जाता है वो कपड़ा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन, तब वो कपड़ा ही लेकिन अनमोल हो जाते हैं एक टाइम में आते आते, है ना। लेकिन है तो एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ सिंपल सा कपड़ा, लेकिन 7-8 जनरेशन के बाद के लोगों को पूछो कि वो कपड़ा का क्या मूल्य है उनके पास, तब पता चलता है। तो ऐसे ही हमारे जो कल्पना है उसके ऊपर और किसी का कल्पना, उसका और एक आकार, ऐसे आ करके आते 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 एक समय में जब वेद स्कैटर्ड था, वेद सारे, ठीक है, तो वो वेद को वेद व्यास क्यों बोला जाता है? वेद सब छिटाया हुआ था इधर उधर किसी के मुंह से। पहले तो श्रुति के ज़माना चलता था ना, मैंने कुछ बोला तुमने सुना, उसको तुम अपना रंग दे के किसी तीसरे को बोल रहे हो तुम अपना एहसास को उसमें लगा रहे हो, ऐसे बढ़ता है ना, वो बृहद हो जाती है। तो वेद पूरा स्कैटर्ड था। वेद व्यास क्या किए, वो स्कैटर्ड चीज़ों को, वेद को वो संकलित किए। और 4 पार्ट में उनको बांटा गया। ऋग, शाम, यजुर, अथर्व वेद में वो बांटा गया और उसको पूरा लिखे वेद व्यास। उसके बाद उन्होंने जो रचना की वो महाभारत है और पुराण भी था। और वो सारे रचनाएं करते करते वेद व्यास सब जब ख़त्म हुआ, महाभारत जब लिख दिए, भागवत गीता जब लिख दिए, उसके बाद में वो बहुत डिप्रेशन में चले गए। इतना नॉलेज वो लोगों को दिए, लेकिन वो खुद डिप्रेशन में चले गए। सोच, बहुत एक अलोन एक जगह में जाके वो चुपचाप बैठे हुए थे और उनके आईज से, उनका जेस्चर्स से, बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा था कि वो बहुत डिप्रेस्ड है।
अब हमारे नारद मुनि जो है वो बहुत पॉपुलर नारायण 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 करते करते वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उन्होंने देखा, अरे वेद व्यास जो महाभारत लिखे हैं, वेद व्यास जिन्होंने भागवत गीता का रचयिता है, वो वेद व्यास इतना ज्ञान लोगों को देने के बावजूद वो खुद डिप्रेशन में चले गए। तो इनका तो कुछ करना है ना। तो वेद व्यास के पास वो गए और वेद व्यास को पूछे कि वेद व्यास जी, आप इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? इतना अच्छा आपने सबको नॉलेज दिया और फिर आप खुद इतना डिप्रेशन में चले गए। तो वेद व्यास जी बोलते हैं, पता नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैंने इतना लिखा, इतना ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत अशांत है और मैं मतलब डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। तो ये सुन कर के नारद जी बोले कि आप जितना जो कुछ आज तक दिए हो ना, वो आपका आपके ब्रेन से आया हुआ चीज़ आपने लोगों को दिया, लेकिन एक बार हृदय से भी तो कुछ लिख करके देख लीजिए। तो हमारा जो हार्ट और हेड और हार्ट का कनेक्शन होता है ना, हम लोग बुद्धि द्वारा काम करते हैं लेकिन उसमें रस नहीं रहता। जब हृदय से काम करते हैं तब उसमें रस आ जाता है, उसमें आनंद आ जाती है। तो नारद जी ने उनको वही बोला कि आप एक बार हृदय से तो अपना काम करो, अपना कुछ लिखो। तो वो बोले क्या लिखूं? तो बोले आप कृष्ण के बारे में लिखो। कृष्ण जो है वो रस के आधार है, कृष्ण जो है वो आनंद का स्रोत है, आप उनके बारे में लिखिए, उनका जीवनी लिखिए। तब वेद व्यास जी ये श्रीमद् भागवतम रचना किए थे और आज यहीं तक रखेंगे। और ये बुक को गुरुजी ने विजयादशमी के दिन में किशोरदा के सामने आश्रम में बुक लॉन्चिंग किया था। और ये बुक से हम लोग यही बुक का नॉलेज जो है, इसमें जो गाथाएँ लिखी हुई है वो एक के बाद एक बराह अवतार, एक एक अवतार होता है। तो वो आप लोगों को हम वो नॉलेज देंगे जितना मेरे से हो पाता है। मैं भी आप लोगों की तरह साधारण से साधारण इंसान हूँ। जितना मैंने समझा है, मेरे आँख से समझ करके देखो, मेरा मुंह से सुन करके देखो, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, आज यहाँ तक रखेंगे। जय गुरुदेव।